तो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फिर मैं एनटीएससी के बारे में बताता हूँ तुमको। तो बच्चों, इसमें कुछ पार्ट हमने कर लिए थे, कुछ पार्ट बाकी थे। सो द रिमेनिंग पार्ट हम जा चुके हैं S4 तक। अब चलते हैं पांचवें टर्न पर, वहां क्या होगा। व्हाट शुड आई राइट अबाउट S5? क्या लिखूं S5 में? क्या लिखूं बोलो? S5 मीन्स ये रहा पांचवा टर्न। तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 100, 100 मीटर। And what about vector S5 means displacement after fifth turn? Displacement after fifth turn means ये है हमारे पास एंड पॉइंट और ये है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट। तो बता सकते हो ना? 20 मीटर। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? ये है हमारे पास डायरेक्शन, ये एंगल कितना होता है हेक्सागन का इंटरनल एंगल? ये 60 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? टोटल 180 होता है बच्चों। हाँ, 180 में से 60 कम कर लेंगे। और इंटरनल एंगल जो होता है रेगुलर हेक्सागन में, वो सारे एंगल 120 होते हैं। 20 मीटर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री किससे? विद इनिशियल डायरेक्शन, विद डायरेक्शन ए बी, विद ए बी या विद डायरेक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी वेक्टर से 120 डिग्री के एंगल पर 20 मीटर पर, यह हमने S5 निकाल लिया। अगर मैं तुमसे पूछूं S6 बताओ, जो कि यहां नहीं है क्वेश्चन में, पर मैं पूछ सकता हूं S6 यानी ये कहां पहुंच गया? पॉइंट ए पर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? बोलो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 120 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गए, दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। इसको हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर वी कैन कॉल इट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शुड बी ए वेक्टर। तो अब इसमें बताओ क्या समझ में नहीं आया? अब बात रह गई है डायरेक्शन निकालने की, एंगल थीटा हम कैसे निकालें। ठीक है, एंगल थीटा कैसे निकालें, एंगल अल्फा कैसे निकालें, ये अननोन है ना, ये यहां पर मिसिंग है डायरेक्शन। S1 पूरा हो गया कंप्लीट, S2 इनकम्प्लीट है, S3 में डायरेक्शन मिसिंग है, S2 S3 इनकम्प्लीट है, S4 पूरा हो गया, S5 पूरा हो गया, S6 हमने एक्स्ट्रा कर दिया। तो S2 और S3 को कंप्लीट करना है। एनी आइडिया हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन? एनी आइडिया? गौर से देखो इस हेक्सागन को, कितने हिस्से हो रहे हैं इस एंगल 120 डिग्री के? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। क्या तुम्हें समझ में आया? तो थीटा कितना बता सकते हो? अगर ये पूरा एंगल एफ ए बी, एफ ए बी, इट इज 120 डिग्री, जिसके कितने हिस्से हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4। क्या ये चारों हिस्से बराबर हैं? बोलो बच्चों। पता नहीं। क्यों पता नहीं? ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे पॉइंट्स सिमेट्रिकल हैं, सिमेट्रिकली सिचुएटेड, और सारे हिस्से बराबर हुए कि नहीं हुए?
अरे नींद में हो गया सारे आज? बराबर हुए तो एक एंगल कितना है, एक कोई सा हिस्सा कितना होगा? टोटल 120 है, चार हिस्से हैं, 120/4 कितना होता है? 30 डिग्री। 120/4, 4 3 12। क्या सबको समझ में आया? तो थीटा कितना लिखूं? 34.64। S2 आ गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद किसके साथ? AB के साथ, AB की डायरेक्शन के साथ। ये तो आ गया S2। व्हाट अबाउट S3? S3 की डायरेक्शन कितनी लिखूं? ये है S3 की डायरेक्शन अल्फा, ग्रीन कलर में जो दिखाया। तो इसमें 30 और 30 दो एंगल आगे तो कितना हो गया? 60। तो यहां क्या लिखूंगा डायरेक्शन में? यहां लिखूंगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद AB। अब पूछो किसको क्या समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में? नाउ आंसर इज कंप्लीट। S3 यानी थर्ड टर्न ये रहा D पर। पहला टर्न B पर, दूसरा C पर, तीसरा D पर। थर्ड टर्न तक डिस्टेंस ट्रेवल 20 20 20 60 हो गया, 3 बार 20। और डिस्प्लेसमेंट मैंने इसके लिए जोड़ा A से D को, A से D को जोड़ा, देन इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है? ये वाला एंगल और ये डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट AD इज ट्वाइस ऑफ BC। AD इज ट्वाइस ऑफ BC। बेटा कोशिश करो टाइम पर आने की। AD इज ट्वाइस ऑफ BC। BC। अच्छा ओके। तो जो तुम्हारा छूट गया है वो तुम रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, ग्रुप में ऐड कर दिया है तुमको। तो उसमें लिंक मिलेगा रिकॉर्डिंग का, जो छूट गया वो पोर्शन तुम रिकॉर्डिंग से देख सकते हो बेटा। सो BC का डबल है AD, इसलिए हमने क्या लिखा? AD इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC, ऐसे हमने लिखा। अब डायरेक्शन के लिए हमने ये एंगल नापा जो कि अल्फा है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाया यहाँ पे अल्फा। देखो तुम्हारे पास पॉज हुई है, सबके पास पॉज हुई है। हाँ तो चे, हाँ तो चेक करो तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, तुम प्रॉब्लम वहां पर है बेटा। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, दैट्स व्हाई आई रोट हेयर 60 डिग्री। तो अब इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई वो पूछो बेटा। सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन, इसको रिवाइज कर लेना। और बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियरली डिफरेंशिएट करता है ये क्वेश्चन। अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो है एक बहुत बढ़िया एग्जाम, बहुत काम का एग्जाम, उसके बारे में तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में। क्या स्क्रीन विजिबल है? अबाउट NTSC दिख रहा है सबको? ओके। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल तो सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, यानी नेशनल लेवल पर, नेशन के लेवल पर। टैलेंट सर्च, व्हाट इज टैलेंट? डू यू हैव टैलेंट? एनीबॉडी ऑफ यू, डू यू हैव टैलेंट और नॉट? बोलो। ओके। तो इस टैलेंट को कौन खोजेगा? सर्च, खोजना किसके थ्रू खोजेंगे? एग्जामिनेशन के थ्रू। तो पूरे भारत में जो टैलेंट बिखरा पड़ा है तुम्हारे रूप में, उस टैलेंट को खोजा जाएगा इस एग्जामिनेशन के थ्रू, विच इज कॉल्ड NTSE। नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम इज ए फ्लैगशिप एक्टिविटी ऑफ द NCERT। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे कौन सी बुक्स चलती हैं स्कूल्स में? NCERT, these are the standard books developed by NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसमें इसका फुल फॉर्म तुम देखोगे गूगल पे मिलेगा। स्टार्टेड इन द ईयर 1963। तुम्हारे पिताजी के पैदा होने से भी पहले बच्चों। मैं भी नहीं आया था दुनिया में 1963।
The National Talent Search Examination is a national level scholarship program. Do you know what is a scholarship? What is a scholarship? हाँ, so can anybody? हाँ, एक्चुअल में एग्जैक्टली फ्री एजुकेशन नहीं, कुछ आपको अ, जैसे आपको जेब खर्च मिलता है, वैसे कुछ खर्चा आपको प्रोवाइड किया जाता है, कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं फॉर योर एजुकेशन ओनली, एजुकेशन पर्पस। तो एजुकेशन पर्पस जो पैसे आपको दिए जाते हैं, जो धनराशि आपको दी जाती है केबीसी की लैंग्वेज में, उसको कहते हैं बच्चों स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी। इट इज ऑर्गेनाइज टू आइडेंटिफाई टैलेंट यानी प्रतिभा, प्रतिभा दीदी की बात नहीं कर रहे, प्रतिभा, प्रतिभा यानी टैलेंट, एंड नर्चरिंग देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है, इंडियन ओनली। क्या हमारे ग्रुप में कोई फॉरेनर है? युविका कोई फॉरेनर है अपने यहाँ पर? ओके, हाँ बोलो बेटा। क्या हो गया था? हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा, रिकॉर्डिंग देख लेना। आर फैसिलिटेटेड बाय फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द इंस्टीट्यूशन, whereas it is being provided in the form of a monthly scholarship। तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा। कितने बच्चे हैं जिनका अकाउंट खुला हुआ है बच्चों? सबका खुला हुआ है क्या अकाउंट, या तुम्हें पता नहीं है? डू यू हैव ए बैंक अकाउंट? डू यू हैव अकाउंट इन सम बैंक? ओके, तुम्हारे पापा मम्मी को पता होगा। हाँ, उस बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी तुम्हारी। वेरी गुड, मंथली स्कॉलरशिप फॉर एन एंटायर एकेडमिक कैरियर। जब तक आप पढ़ोगे, एंटायर एकेडमिक कैरियर का मतलब जब तक भी आप पढ़ोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे हर महीने। इस बात को समझो। द एनटीएससी स्कॉलर इज ऑलवेज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। उसको विशेष विद्यार्थी का दर्जा मिलता है, बिकॉज एनटीएससी इज इटसेल्फ वाइडली रिगार्डेड as the most prestigious examination at high school level in India. Eligibility for the examination is class 10th appearing student। यानी अभी नहीं है ये एग्जाम, अभी काफी टाइम है। आप इस एग्जाम में जब अपियर होंगे तब आप क्लास 10th में होंगे बच्चों। तो अभी कोई 4th क्लास में है बच्चा, कोई 6th में है, कोई 9th में है। जब आप क्लास 10th में, हाँ जब आप क्लास 10th में पहुंचेंगे तब आप ये एग्जाम देंगे। अब मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं यहाँ पे। चीन तो सब जानते हैं, अब तो चीन बहुत फेमस हो गया, चाइना। डू यू ऑल्सो नो इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में मैक्सिमम जो मेडल है वो चीन जीत ले जाता है, चीन के खाते में जाते हैं मैक्सिमम मेडल्स। क्या पता है आपको क्यों? एनीबडी कैन find the reason behind this? Why China grab most of the medals from Olympics? ऐसा क्यों? नहीं पता बच्चों, ऐसा इसलिए कि वो 2, ढाई, 3 साल की उम्र से ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कोई तैराकी में अच्छा है, तैरने में अच्छा है, तो वो स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है जब बचपन से ही। कोई जिम्नास्टिक में अच्छा है तो जिम्नास्ट बनना चाहता है, वो वैसी प्रैक्टिस करता है। तो जो जिसमें एक्सपर्ट होता है, जिसका इंटरेस्ट होता है, वो वैसी प्रैक्टिस बचपन से शुरू कर देता है। तब जाकर ये स्थिति बनती है कि स्किल में
वो इतना आगे निकल जाते हैं कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाता। सो आवाज आ रही है मेरी? क्योंकि बाहर डिस्टरबेंस बहुत है, हमारे यहाँ एक शादी है। ओके, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस एग्जाम विच इज टू बी कंडक्टेड इन क्लास 10, हम अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे, फोकस्ड स्टडी, क्योंकि कुछ अलग से हमको नहीं करना। अभी मैं इसके सिलेबस की बात करूंगा, बस अवेयरनेस के साथ करना है। जो कुछ हम कर रहे हैं इट शुड बी डन विद अवेयरनेस, उतना काफी होगा इस एग्जाम में जीतने के लिए। और सब तरफ से तुम्हारे ऊपर एक तो पैसों की बरसात होगी, दूसरा सब तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, यानी तुम ये समझ लो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे इस एग्जाम को पास करने पर। सब लोग तुम्हें बहुत बहुत इज्जत देंगे, बहुत तुम्हारा स्वागत सम्मान सत्कार करेंगे। एनटीएससी एग्जाम पैटर्न क्या है? द नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग एट द क्लास 10th लेवल। क्लास 10th में जब आप आ जाएंगे तब आपको एग्जाम देना है, पर तैयारी अभी से करनी है। कैसे, मैं समझाऊंगा। एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टेस्ट, नेमली मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है? एक होता है मैट, एमएटी, एमएटी का फुल फॉर्म मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड दूसरा क्या होता है? स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट को हम बोलते हैं सेट। तो शॉर्ट फॉर्म क्या है? सेट एंड मैट। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सेट एंड मैट। कंफ्यूज मत होना, एक सेट का एग्जाम और होता है बच्चों, वो विदेश जाने के लिए होता है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे तुम हैरी पॉटर में सुनते हो हॉगवार्ट्स, वैसे हॉवार्ड्स था, है ना, अलग अलग है इंस्टीट्यूट। एमआईटी का नाम तुमने सुना होगा। तो वहां एडमिशन के लिए भी सेट एग्जामिनेशन होता है, पर हम ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये भारत की बात कर रहे हैं। और ये सेट का मतलब है स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। The items in the MAT and SAT are multiple choice questions. Are you aware of multiple choice questions? What are these? चार, ठीक है, ठीक है। एक तो ये होता है कि ओनली वन करेक्ट, पर कभी कभी ऐसा भी करते हैं मोर देन वन करेक्ट। तो वो उसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें लिख कर देते हैं मोर देन वन करेक्ट, तो हमें अलर्ट रहना होता है उसके लिए भी। एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो उन एक से ज्यादा जितने भी सही है उनको ढूंढना होता है हमको। ईच क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेटिव्स, द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट वन करेक्ट। इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं वो इस कैटेगरी के होते हैं जिसमें सिर्फ एक सही होता है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्जाम भी होते हैं बच्चों, जैसे जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी जेई, वहां पर एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, वो भी, उनको भी हम एमसीक्यू ही कहते हैं बच्चों। वन करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड मार्क इट्स नंबर इन द आंसर शीट, वो उसको मार्क करना होता है एज पर इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द आंसर शीट। ईच करेक्ट आंसर कैरीज वन मार्क। हर एक सही जवाब के लिए एक नंबर मिलता है। Thus the total score of a candidate in a test is equal to the number of questions answered correctly by him or her. तो सीधे सीधे यहीं से कैलकुलेशन हो जाती है। अगर आपने 10 सही जवाब दिए हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। 10 नंबर मतलब 10 सही जवाब। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अभी आगे हम पढ़ के देखते हैं इसमें। स्कॉलरशिप्स का क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एनटीएससी एग्जामिनेशन 2000 scholarships will be awarded। ये पर पर स्टेट होती है बच्चों, एक स्टेट में 2000, यानी आपको कहां आना पड़ेगा? एक स्टेट में जितने बच्चे हैं अंडर 2000 आपको आना पड़ेगा तो स्कॉलरशिप मिलेगी। द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप विल बी एज अंडर। स्कॉलरशिप ऑफ रुपीज 1250 पर मंथ फॉर क्लास 11 to 12। जब तक आप 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे 10th के बाद, तब तक हर महीने के 1250 रुपए मिलेंगे बच्चों, हर महीने के, 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी। फिर उसके बाद 12th के बाद आप कहा जाते हैं? कॉलेज जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंडर ग्रेजुएट। हमें डिग्री करनी होती है। जैसे आपके जो बड़े भाई बहन है अगर कोई, या आपने देखा हो कजिन्स, या जो डिग्री कर रहे हैं जिनको बोलते हैं बैचलर डिग्री,
तो बैचलर डिग्री उसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। तो जब तक आप अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएशन के बाद फिर आगे होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी मास्टर्स डिग्री करते हैं। पहले होती है बैचलर डिग्री, फिर होती है बच्चों मास्टर्स डिग्री। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो बताएंगे वो बैचलर डिग्री है उनके पास या मास्टर डिग्री है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास बैचलर डिग्री है बीई, और जो आरती है मेरी वाइफ, उसके पास मास्टर्स डिग्री है, यानी वो मेरे से भी ज्यादा पढ़ी है बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया उन्होंने, उनके पास मास्टर्स डिग्री है। तो तुम में से जो भी आगे भी पढ़ेगा मास्टर डिग्री तक भी 2000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है, और रिवीजन में कभी नीचे नहीं जाता, बढ़ता ही है बेटा अमाउंट। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, मास्टर डिग्री करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा होता है। जैसे कुछ बच्चे जानते हैं डॉक्टर अमृतलाल तापड़िया, जो मेरे ताऊ जी हैं, तो डॉक्टर जो उनके नाम के आगे लगा है बिकॉज उन्होंने क्या किया है, पीएचडी किया है, इसको कहते हैं डॉक्टरेट। तो रिसर्च करना होता है। तो अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी इज फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी नॉर्म्स, वो इससे भी ज्यादा अमाउंट है। तो इस तरह से बिना एक्स्ट्रा कुछ किए, सिर्फ इस एग्जाम को क्लास 10th में पास कर लेने भर से आपको, जब तक आप पढ़ रहे हैं, ये कुछ पैसे आपके जेब खर्च, मान लीजिए ये पैसे आपको मिलते ही मिलते हैं बच्चों, पढ़ाई के लिए। जब तक आप पढ़ाई जारी रखेंगे आपसे नहीं पूछा जाएगा आपने पैसे कहाँ खर्च किए। आप चाहे तो अपने खिलौने ले सकते हैं, पर फैक्ट ये है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं खिलौनों का महत्व कम होता जाता है। अब खिलौने आपके काम के नहीं रहते, किताबें और दूसरे गैजेट्स आप लेना चाहते हैं। ओके, सिलेक्शन कैसे होगा? देयर विल बी 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एनटीएससी स्टेज 1। सिलेक्शन विल बी, इसमें भी स्टेजेस हैं बच्चों, एनटीएससी स्टेज 1 then stage 2, means you have to clear 2 stages. There will be 2 stage selection process for award of scholarship. 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा आपको। पहली बार जब आप एग्जाम देंगे will be done by the states, तो स्टेट लेवल पे आपका सिलेक्शन होगा। यूनियन टेरिटरीज थ्रू a written examination, students who qualify stage 1 will be eligible to appear for stage 2 examination conducted by NCERT। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको गलत बता दी, वो क्या गलत बता दी बच्चों, 2000 स्कॉलरशिप पूरे इंडिया में बांटी जाती है बस, स्टेट वाइज नहीं है। हर स्टेट में 2000 स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर करना है। तो भारत में अंडर 2000 आना पड़ेगा, और उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। ओके, सो स्टेज 1 में जो क्वालिफाई करेंगे वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि एनसीईआरटी कंडक्ट करेगा। मतलब ये हुआ स्टेज 1 में जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो स्टेट लेवल पे हो रहा है, पेपर अलग अलग स्टेट में अलग अलग आता है, और स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन है, ये हमारे काम का नहीं है। रिजर्वेशन जो है 15% स्कॉलरशिप रिजर्व्ड होती है, जो एससी कैटेगरी के होते हैं, 7.5% जो एसटी कैटेगरी होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज ग्रुप है, तो वो हमारे काम का नहीं। इसकी सारी जानकारी आपको कहाँ मिलती है, ncrt.nic.in, ये वेबसाइट है इसकी, वहां आपको सारी जानकारी मिलती है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं भेज दूंगा जो आपके काम का डेटा है। एनटीएससी का एग्जाम है तो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी सेट सिलेबस, समझो इस बात को, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है फॉर द एनटीएससी एग्जाम। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ टेस्ट, नेमली मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैथ एंड scholastic aptitude test set. The questions asked in MAT and SET are of multiple choice type. Each question has 4 alternatives. Candidate have to select one correct answer from the given alternative, mark its number in the answer sheet as per instruction given on the answer sheet. Each correct answer award 1 mark, and for each unattempted, जो आपने छोड़ दिया है unattempted or wrong answer, no mark will be awarded. There is no provision of negative marking. सबसे अच्छी बात क्या बच्चों, कटेंगे नहीं। गलत जवाब है, हो गया है कोई गलती से, तो कटेंगे नहीं, बस उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। Thus the total score of candidate in a test is equal to the number of question awarded correctly by him or her। तो जो 2019-20 में पैटर्न रहा है वो ये रहा है। पेपर 1 मैथ, क्वेश्चन कितने थे, 100,
100 मार्क्स के कितना टाइम मिलता है आपको? 120 मिनट मिलता है, ठीक है, 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब 2 घंटे बच्चों। और सेट के लिए 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क के, फिर से आपको मिलते हैं 120 मिनट। तो ये दो पारियों में, यानी बोले 2 शिफ्ट में ये पेपर होता है। पहले 2 घंटे, फिर बीच में ब्रेक मिलता है आपको। हाँ, क्या हुआ? 150 फॉर वीएच, 150 फॉर वीएच। जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है ना, विजुअली हैंडीकैप, है ना कुछ। हाँ, बोलो बेटा। हाँ, दो दो शिफ्ट में होता है बेटा। सुबह मतलब आपने एक बार पेपर दिया, फिर बीच में आपको 1.5-2 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर क्योंकि मैट अलग होता है, सेट अलग होता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का रहता है, 240 मिनट आपको मिलते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, 40 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस से, 20 आते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो 40, 40 और 20, ये तो क्या हो गया? ये हो गया स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। देन मेंटल एबिलिटी पूरा 100 मार्क्स का रहता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 32% फॉर SC ST, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। जनरल जनरल कैंडिडेट के लिए 40%। अगर 40% मार्क्स आप ले आए हो तो यू गेट क्वालिफाइड, यानी आपको मानेंगे NTSC आपने क्लियर कर लिया, और इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है। मान लीजिए आप 2000 में तो नहीं आए, यानी सॉरी, इसको ऐसे समझें, स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, तो 40% मार्क्स अगर कोई ले आता है तो वो स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाता है बच्चों। यानी आपको 200 में से कितने मार्क्स लाने हैं? ओनली 80 मार्क्स लाने हैं, 80 नंबर। अगर 80 नंबर आप ले आए भी 200 में से, तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, आप स्टेज 2 दे सकते हैं। तो पेपर कैसा होता है एक झलक में दिखला देता हूं, झलक दिखला जा में। पेपर ऐसा होता है बच्चों, ये है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। The velocity time graph of a body moving on a straight line is shown in figure below. Choose the correct statement. तो ये एक ग्राफ है जो वेलोसिटी का वेरिएशन बता रहा है टाइम के साथ। इधर समय बढ़ रहा है, इधर वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही है, 10 सेकंड पर 0 हो गई, और इधर नेगेटिव हो गई। तो इसमें हमें बताना है 4 ऑप्शन में से चूज करके। ए पर्सन सिटिंग ऑन ए मूविंग ट्रेन throws up a ball and an observer standing on at the platform observe the path of ball। उसको बॉल का पाथ कैसा दिखेगा? चूज द करेक्ट पाथ एज सीन बाय ऑब्जर्वर फ्रॉम ग्राफ्स गिवन बिलो। तो बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, वगैरह वगैरह। तो ये तो फिजिक्स के क्वेश्चंस हुए। ऐसे ही यानी 40 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेयर्स रिएजेंट? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चों हम। द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल, बायोलॉजी भी है, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, क्योंकि 10 तक बायोलॉजी भी चलेगी। तो मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल अमॉन्ग द फॉलोइंग तुम जानते हो? वेल, कंगारू, डॉल्फिन या एलिफेंट? ओके। तो बहुत से सवाल तो तुम अभी भी कर सकते हो, और टाइम के साथ अगर हमारा फोकस रहेगा तो हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर ये आगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x इक्वल टू। तो दिस इज मैथमेटिक्स, साइन थीटा कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों। सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दिस इज ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, मैथमेटिक्स, एल्जेब्रा। और 37 pens and 53 pencils together cost rupees 394, while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 506. The cost of a pen is। तो मजेदार मजेदार सवाल होते हैं बच्चों, काफी मजा आता है इसमें। कौन है? मैं पढ़ा हूं।
हाँ बच्चों, कौन आया था? बंदर आया था? अच्छा अच्छा। ये देखो तुम्हारे काम का आ गया, सोशल साइंस आ गया। ठीक है। अरे बहुत आसान है। साउथ इंडिया टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द लार्जेस्ट एरिया, बाल्को इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच मिनरल, ऑपरेशन फ्लड इज। सो इस तरह के क्वेश्चंस, ये मैंने बताया तुमको। सेट। हाँ, राघव बंद कर भाई तेरा माइक। राघव, राघव के माइक से आ रही। तो ये तो मैंने बताया तुमको सेट के क्वेश्चन। अब देखो मैट के क्वेश्चन। मैट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, इस तरह के सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वाज टीचिंग बोथ ज्योग्राफी, ये पैराग्राफ दे दिया पूरा, फिर उसमें से हमें छांट के। तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस तरह के सवाल को करने में, और पूरा दिमाग तुम्हारा ट्यून हो जाएगा फिगर वाले और ऐसे ऐसे। और अगर अभी से सीखोगे तो तुम बन जाओगे इसके एक्सपर्ट, और कम टाइम में जो ज्यादा सवाल कर पाएगा। तुम्हें पता है 120 मिनट लगे, 2 घंटे मिलने हैं तुमको, और 100 सवाल तुमको करने हैं, जो कि जीत हासिल करने के लिए जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो इसकी तैयारी पर हमारा फोकस रहेगा बच्चों। आज की क्लास तो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, फिर हम मिलते हैं जल्दी ही। इसमें सबसे पहले हम फिजिक्स सब्जेक्ट को उठाएंगे और फिजिक्स की तैयारी करेंगे, फिर बाद में बाकी सब्जेक्ट्स और मेंटल एबिलिटी को बीच बीच में लेते रहेंगे। तो पूरा पूरा हम तैयार करेंगे। और ये कुछ अलग नहीं है, जैसे मैंने बोला सिलेबस वही है। सिलेबस क्या है? जो तुम पढ़ रहे हो 10th तक वही सिलेबस है। अप टू 10th तुम जो पढ़ रहे हो दैट इज द सिलेबस। So that's all.